दोस्तों, क्या आपने गौर किया है? कुछ लोग लाखों कमा कर भी कंगाल हो जाते हैं और कुछ लोग साधारण नौकरी करके भी करोड़पति बन जाते हैं। असल फर्क पैसे की मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ मनी में है। यानी पैसा आप कितना कमाते हो ये उतना मायने नहीं रखता, बल्कि आप पैसा सोच समझकर खर्च और निवेश कैसे करते हो, यही असली राज है। और आज हम शुरू कर रहे हैं मॉर्गन हाउसल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी, जहां से हमें पता चलेगा कि पैसा संभालना नंबर्स का नहीं, दिमाग का खेल है। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक बाय सैयद। मैं आपका दोस्त सैयद, और इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों की समरीज और रिव्यूज, वो भी आसान हिंदी भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 की यात्रा। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी, कोई पागल नहीं होता। लेखक कहते हैं, जब पैसे की बात आती है तो हर इंसान का नजरिया अलग होता है। कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और उसे स्मार्ट मानता है। कोई उसी को रिस्की बोलकर एफडी या सोना खरीदता है। कोई घर बनाता है, कोई किराए पर रहता है। अब सवाल यह है, तो कौन सही और कौन गलत? लेखक का जवाब है, दोनों सही है, क्योंकि पैसा एक्सपीरियंस पर आधारित होता है। सोचिए, अगर कोई 1970 के दशक में बड़ा हुआ जहां महंगाई, इन्फ्लेशन बहुत थी, तो वो इंसान हमेशा बचत, सेविंग को सबसे अच्छा मानेगा। लेकिन अगर कोई 1990 के दशक में बड़ा हुआ जहां शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट तेजी से बढ़ रहा था, तो वो निवेश, इन्वेस्टमेंट को स्मार्ट मानेगा। यानी आपकी मनी डिसीजंस आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस और एनवायरनमेंट से बनते हैं। इसलिए जो आपको सही लगता है, दूसरे को वही गलत लग सकता है, लेकिन दोनों पागल नहीं हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। एक ग्रेट डिप्रेशन सर्वाइवर्स, 1930 के दशक का अमेरिका। उस दौर में लोग भूख और बेरोजगारी झेल चुके थे। नतीजा, वो पूरी जिंदगी बेहद कॉन्जर्वेटिव रहे। उन्हें बैंक, डेट और स्टॉक मार्केट पर भरोसा नहीं था। 2, मॉडर्न टेक जनरेशन। आज के लोग क्रिप्टो और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क टेकिंग उनकी सोच का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने इंटरनेट इकोनॉमी को ग्रो करते देखा है। कोई भी डिसीजन अकेले सही गलत नहीं होता, वो आपके अनुभवों का नतीजा है। लोग पैसे को नंबर्स की तरह नहीं, इमोशंस की तरह हैंडल करते हैं। हर किसी की मनी स्टोरी अलग होती है, इसलिए किसी को भी जज मत करो कि वो पैसे का यूज गलत कर रहा है। लेखक कहते हैं, नो वंस क्रेजी, वी ऑल जस्ट सी मनी थ्रू द लेंस ऑफ आवर ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें यह समझ आता है कि हर इंसान की मनी डिसीजंस अलग होती है और सबके पीछे उनके खुद के एक्सपीरियंसेस काम करते हैं। इसलिए पैसे की दुनिया में एब्सोल्यूट राइट और रॉन्ग नहीं होता। इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपने अनुभवों से सीखकर समझदारी से डिसीजंस लें। अब आइए बढ़ते हैं चैप्टर 2, लक का रिस्क की ओर, जहां हम जानेंगे कि पैसों में सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बल्कि उसमें किस्मत और रिस्क का भी बड़ा रोल होता है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग मेहनत करके भी सफल नहीं हो पाते और कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत करके अचानक अमीर बन जाते हैं? इसका कारण है लक और रिस्क। इस दुनिया में पैसा सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं बनता, बल्कि उसमें किस्मत और खतरे दोनों का बड़ा हाथ होता है। चैप्टर 2 हमें यही सिखाता है कि सक्सेस और फेलियर को सिर्फ मेहनत का नतीजा मत समझो। लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बने। उनके पास टैलेंट और मेहनत तो थी, लेकिन सबसे बड़ा लक ये था कि उनके स्कूल, लेकसाइड स्कूल में 1970 के दशक में ही कंप्यूटर लैब था। उस समय अमेरिका में हजारों स्कूल्स थे, लेकिन सिर्फ कुछ ही स्कूल्स में कंप्यूटर था। बिल गेट्स उन्हीं लकी बच्चों में थे जिन्हें अर्ली एक्सपोजर मिला। यानी अगर गेट्स किसी और स्कूल में होते तो शायद आज उनकी स्टोरी अलग होती। बिल गेट्स ने कहा था, अगर मैं लकी होकर सही समय पर सही जगह पर ना होता तो माइक्रोसॉफ्ट शायद कभी एग्जिस्ट ही ना करता।
लक का रोल डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन लक तभी काम करता है जब आप मेहनती और प्रिपेयर्ड हो। रिस्क का एग्जाम्पल और बिल गेट्स का फ्रेंड केंट। बिल गेट्स के साथ उनके दोस्त केंट एवेंस भी उसी कंप्यूटर लैब में पढ़ते थे। वो उतना ही टैलेंटेड और मेहनती था जितना गेट्स। उसने गेट्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट बनाने का सपना देखा था, लेकिन कॉलेज के समय एक एक्सीडेंट में केंट की मौत हो गई। इसका मतलब कभी कभी सक्सेस न मिलने का कारण आपकी गलती नहीं, बल्कि रिस्क, अनजाना खतरा होता है। लक और रिस्क दोनों एक्सट्रीम है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लक आपको आपकी सोच से कहीं आगे ले जा सकता है, रिस्क आपको आपकी मेहनत के बावजूद नीचे गिरा सकता है। इसलिए जब भी सक्सेस की कहानी सुनो तो उसमें सिर्फ मेहनत मत देखो, उसमें लक भी समझो। और जब किसी की फेलियर स्टोरी सुनो तो उसमें सिर्फ गलती मत देखो, रिस्क का असर भी समझो। सक्सेस को ओवर ग्लोरीफाई मत करो। बिल गेट्स की तरह हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे थोड़ा लक भी होता है। सिर्फ उनकी मेहनत कॉपी करके आप सैम रिजल्ट नहीं पा सकते। फेलियर को ओवर क्रिटिसाइज मत करो। अगर कोई फेल हुआ है तो जरूरी नहीं उसने गलती की हो सकता है वो रिस्क का शिकार हुआ हो। अपनी लाइफ में बैलेंस रखो, मेहनत करो, कोशिश करो, लेकिन याद रखो लक और रिस्क दोनों हर जगह है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस से बचो और ह्यूमिलिटी अपनाओ। तो दोस्तों, चैप्टर 2 हमें यह सिखाता है कि सक्सेस सिर्फ आपकी मेहनत का रिजल्ट नहीं है, उसमें लक का भी बड़ा रोल होता है। फेलियर सिर्फ आपकी गलती का नतीजा नहीं है, उसमें रिस्क का भी बड़ा रोल होता है। इसलिए अपने अचीवमेंट्स पर घमंड मत करो और दूसरों की असफलताओं पर उन्हें जज मत करो। लाइफ में ह्यूमिलिटी और एम्पैथी रखो, तभी आप पैसे और सक्सेस को सही नजरिए से समझ पाओगे। अब आइए बढ़ते हैं चैप्टर 3 नेवर इनफ की ओर, जहां हम जानेंगे कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग पैसा और सक्सेस के बाद भी क्यों कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। दोस्तों, क्या आपने देखा है कुछ लोग करोड़ों कमा कर भी खुश नहीं होते और कुछ लोग छोटी सी इनकम में भी संतुष्ट रहते हैं। असल में पैसा कभी भी काफी, इनफ नहीं लगता, और यही है इस चैप्टर का नाम, नेवर इनफ। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अगर आपके पास संतोष नहीं है तो चाहे आपके पास अरबों भी क्यों न हो, वो कभी काफी नहीं होगा। लेखक एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं, रजत गुप्ता। राजत गुप्ता हार्वर्ड से पढ़े, मैकिन्सी जैसे बड़े कंसल्टिंग फर्म के सीईओ बने। उनके पास करोड़ों डॉलर की वेल्थ और नाम था, लेकिन फिर भी उन्हें और ज्यादा चाहिए था। इसलिए उन्होंने इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग की। नतीजा, जेल, बदनाम और करियर खत्म। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, गुप्ता के पास सब कुछ था, लेकिन वो इनफ नहीं समझ पाए। हम अक्सर दूसरों से कंपेयर करते हैं। पड़ोसी की गाड़ी बड़ी है तो हमें भी चाहिए, दोस्त का घर शानदार है तो हमें उससे बड़ा चाहिए। लेकिन ये कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता। बिल गेट्स जैसे रिचेस्ट लोग भी जेफ बेजोस या एलोन मस्क से कंपेयर किए जाते हैं। यानी चाहे आप कितनी भी दौलत कमा लो, अगर कंपेयर करते रहोगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि आपके पास इनफ है। रिस्की डिसीजंस, लोग और ज्यादा पाने के चक्कर में गलत और रिस्की शॉर्टकट्स ले लेते हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ, आप हमेशा डिसैटिस्फैक्शन और तनाव में जीते हो। रिलेशनशिप्स डैमेज, लालच रिश्तों और इज्जत को भी खा जाता है। मॉर्गन कहते हैं, अगर आप जानना चाहते हो कि किसी के पास असली वेल्थ है या नहीं, तो देखो कि क्या वो इनफ महसूस करता है या नहीं। वॉरेन बफेट के पास आज 100 अरब डॉलर से ज्यादा की वेल्थ है, लेकिन वो अब भी उसी पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। उनका कहना है, इनफ इज व्हेन यू स्टॉप मूविंग दी गोल पोस्ट। यानी जब आप अपनी जरूरत से ज्यादा को ग्रीड न माने। पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सैटिस्फैक्शन और डिग्निटी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इतना है कि आप कंफर्टेबली जी सकते हो
और फैमिली को सिक्योर रख सकते हो, तो वही आपका इनफ है। एक्स्ट्रा ग्रीड आपको नीचे गिरा सकती है। असली वेल्थ पैसा प्लस संतोष प्लस शांति। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि पैसा कभी इनफ नहीं लगता अगर आप कंपैरिजन और लालच में फंस गए। सैटिस्फैक्शन और ह्यूमिलिटी के बिना वेल्थ सिर्फ नंबर्स है। असली सक्सेस वही है जो आपको इनर पीस दे। अब आइए चलते हैं चैप्टर 4 कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग की ओर, जहां हम जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत कैसे छोटी छोटी चीजों को बड़ा बना देती है, और यही असली वेल्थ का सीक्रेट है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी ताकत बन जाती है, तो ₹1 की रोज की बचत आपको करोड़पति बना सकती है, और पेशेंस किसी भी इन्वेस्टर का सबसे बड़ा हथियार है। इस चमत्कार को कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। चैप्टर 4 हमें यही सिखाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को अंडर एस्टिमेट करना पैसों की दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक है। आज उनकी नेट वर्थ $100 अरब से भी ज्यादा है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि उनकी वेल्थ का लगभग 90% हिस्सा उन्होंने 65 साल की उम्र के बाद कमाया। यानी बफेट की असली ताकत उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से ज्यादा उनकी लंबी जर्नी और पेशेंस है। अगर बफेट ने 25 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग छोड़ दी होती, तो वो कभी इतने अमीर नहीं बन पाते। कंपाउंडिंग कैसे काम करता है? मान लीजिए आप ₹1 को इन्वेस्ट करते हो 10% एनुअल रिटर्न पर। पहले साल ₹1 10 पैसे, दूसरे साल ₹1 21 पैसे, तीसरे साल ₹1 33 पैसे। शुरुआत में ग्रोथ धीमी लगती है, लेकिन 20-30 साल बाद ये छोटे छोटे गेन स्नोबॉल बन जाते हैं। यही है कंपाउंडिंग का जादू, स्लो, स्टेडी और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लोग कंपाउंडिंग को इग्नोर करते हैं। लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट 1-2 साल में डबल ना हो तो बेचैन हो जाते हैं। इम्पेशंस कंपाउंडिंग को तोड़ देती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंपाउंडिंग वर्क्स ओनली व्हेन यू गिव इट टाइम। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, आपकी हैबिट्स, नॉलेज, रिलेशनशिप्स, हर चीज में काम करती है। रोज 10 मिनट किताब पढ़ना, 10 साल बाद आप एक्सपर्ट बन सकते हो। रोज छोटी बचत, फ्यूचर में बड़ी वेल्थ। रोज थोड़ी एक्सरसाइज, लॉन्ग टर्म हेल्थ। कंपाउंडिंग छोटी छोटी चीजें, समय बड़ा परिणाम। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि कंपाउंडिंग स्लो होती है लेकिन सबसे पावरफुल होती है। पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्किल है। बफेट की तरह कंसिस्टेंसी और टाइम ही असली वेल्थ बनाते हैं। जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट मत खोजो। लंबा खेलो और कंपाउंडिंग पर भरोसा रखो। अब आइए चलते हैं चैप्टर 5 गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी की ओर, जहां हम जानेंगे कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बचाए रखना और लंबे समय तक टिकाए रखना क्यों सबसे कठिन है। दोस्तों, पैसा कमाना और पैसा बचाना ये दोनों बिल्कुल अलग स्किल्स हैं। करोड़पति बनना मुश्किल है, लेकिन करोड़पति बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। चैप्टर 5 हमें सिखाता है कि वेल्थ सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि माइंडसेट और डिसिप्लिन से भी बनती और टिकती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको चाहिए रिस्क लेना और नए आइडियाज, बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स में ऑप्टिमिज्म और फ्यूचर पर भरोसा रखना, हार्ड वर्क प्लस फोकस और लगातार मेहनत करना। एग्जाम्पल, एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स। उन्होंने रिस्क लिया, मेहनत की और सही मौके पर इन्वेस्ट किया। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। वेल्थ को टिकाए रखने के लिए बिल्कुल अलग क्वालिटीज चाहिए। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना। फियर, सतर्कता, सोचो कि वर्स्ट केस में क्या होगा। फ्रगैलिटी, सादगी, दिखावे और फिजूल खर्ची से बचना। एग्जाम्पल, बहुत से लोग लॉटरी जीतकर या अचानक पैसा पाकर कुछ साल में फिर गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वेल्थ बचाए रखने की स्किल डेवलप नहीं की। मॉर्गन कहते हैं, पैसे की दुनिया में सबसे जरूरी है सर्वाइवल।
अगर आप मार्केट क्रैश, जॉब लॉस या किसी क्राइसिस में सर्वाइव कर गए, तो आपके पास दोबारा ग्रो करने का मौका है। लेकिन अगर आप एक बार पूरी तरह लूज हो गए, तो कमबैक करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे लिवरमोर ने 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश में करोड़ों कमाए, लेकिन बाद में ओवर कॉन्फिडेंस और रिस्क लेने की वजह से सब कुछ खो दिया। वो दुनिया के टॉप ट्रेडर से बैंकक्रप्ट हो गया। पैसा कमाना स्किल है, लेकिन उसे टिकाना विजडम है। बोल्ड बनकर पैसा कमाओ, लेकिन सावधान रहकर पैसा बचाओ। ग्रीड और फियर दोनों बैलेंस में रखो। वेल्थ अर्निंग प्लस सेविंग प्लस पेशेंस। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर डाउनटर्न्स। बुरे समय के लिए तैयार रहो। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें यह समझ आता है कि पैसा कमाने और बचाने की स्किल्स अलग हैं। पैसा कमाने के लिए रिस्क और ऑप्टिमिज्म चाहिए, लेकिन पैसा बचाने के लिए ह्यूमिलिटी और कॉशन चाहिए। असली अमीर वो नहीं है जो करोड़ों कमा ले, बल्कि वो है जो अपनी वेल्थ को लंबे समय तक टिका कर रखे। अब आइए बढ़ते हैं चैप्टर 6 टेल्स यू विन की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे बड़े बड़े सक्सेस अक्सर रेयर इवेंट्स और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स से आते हैं। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि कई बार जिंदगी या इन्वेस्टमेंट में सिर्फ एक बड़ा फैसला आपकी पूरी किस्मत बदल देता है। 100 बार कोशिशें फेल हो सकती हैं, लेकिन अगर एक बार सही डिसीजन ले लिया, वही आपकी जिंदगी बदल देता है। चैप्टर 6 हमें यही सिखाता है कि सक्सेस हमेशा बार बार जीतने से नहीं आती, बल्कि कुछ रेयर और अनएक्सपेक्टेड जीते आपकी पूरी वेल्थ और लाइफ बना देती है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसा और सक्सेस अक्सर पावर लॉ पर चलते हैं, यानी बहुत सारी कोशिशें जीरो रिटर्न देती हैं, लेकिन थोड़े से रेयर इवेंट्स डिस्प्रपोर्शनेट रिटर्न्स लाते हैं। एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट में कुछ ही कंपनीज जैसे Amazon, एप्पल, गूगल ने पूरे मार्केट का बड़ा हिस्सा ग्रो किया है। वेंचर कैपिटल में 100 स्टार्टअप्स में से 90 फेल हो जाते हैं, लेकिन 1 या 2 स्टार्टअप्स इतना सक्सेस देते हैं कि पूरी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती है। सक्सेस का खेल हमेशा हिट रेट, कितनी बार आप जीते, से नहीं, बल्कि होम रन, कितनी बड़ी जीत मिली, से तय होता है। एग्जाम्पल, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट, जेफ बेजोस Amazon, एलोन मस्क टेस्ला स्पेसएक्स। इनकी लाइफ में भी कई फेलियर्स रहे, लेकिन 1-2 रेयर जीतों ने सब कुछ बदल दिया। ज्यादातर लोग हर इन्वेस्टमेंट से लगातार प्रॉफिट चाहते हैं, लेकिन असली वेल्थ तब बनती है जब आप फेलियर्स टॉलरेट कर पाओ और पेशेंस रखकर रेयर बिग विंस का इंतजार करो। मॉर्गन कहते हैं, टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। मतलब कभी कभी जो रेयर आउटकम्स होते हैं, वही फ्यूचर डिसाइड करते हैं। ये प्रिंसिपल सिर्फ पैसों पर नहीं, लाइफ पर भी लागू होता है। 100 बार नेटवर्किंग काम न करे, लेकिन एक राइट कनेक्शन आपकी करियर बदल सकता है। 50 बार आइडियाज फेल हो, लेकिन एक राइट आइडिया आपको एंटरप्रेन्योर बना सकता है। 10 रिश्ते टूट जाए, लेकिन एक सही इंसान आपकी पूरी लाइफ बदल देता है। फेलियर से डरना मत, रेयर विंस ही गेम चेंजर होती है। हर बार जीत की उम्मीद मत करो, पेशेंस रखो। रिस्क को टॉलरेट करना सीखो, क्योंकि बिग रिवॉर्ड वही देता है। कभी कभी 1-2 सही फैसले आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि सक्सेस और वेल्थ हमेशा बराबर बराबर जीतने से नहीं मिलते। असली फर्क रेयर और बिग विन से आता है। फेलियर्स को एक्सेप्ट करो और पेशेंस रखो, क्योंकि टेल्स ही सब कुछ बदल देती हैं। अब आइए बढ़ते हैं चैप्टर 7 को फ्रीडम की ओर, जहां हम जानेंगे कि पैसे का सबसे बड़ा रिवॉर्ड लक्जरी नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पर जीने की आजादी है। दोस्तों, सोचिए अगर आपको सुबह उठने के बाद किसी बॉस को रिपोर्ट न करना पड़े, अपना टाइम अपनी चॉइस से स्पेंड कर सको और जिंदगी अपने टर्म्स पर जी सको, क्या यह सबसे बड़ी लक्जरी नहीं होगी? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है फ्रीडम, यानी अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की आजादी। ज्यादातर लोग पैसा लक्जरी, महंगी कार, बड़ा घर, ब्रांडेड चीजें के लिए चाहते हैं,
लेकिन मॉर्गन कहते हैं असली हैप्पीनेस लक्जरी से नहीं आती, बल्कि इस फीलिंग से आती है कि मैं अपनी लाइफ का मालिक हूं। बहुत से लोग करोड़ों कमा लेते हैं लेकिन खुश नहीं रहते, क्योंकि उनका टाइम अब भी दूसरों के कंट्रोल में है। 8 घंटे की नौकरी, स्ट्रेस, डेडलाइंस और कोई पर्सनल फ्रीडम नहीं। पैसा है लेकिन खुशी नहीं। असली वेल्थ वही है जब आप अपने टाइम पर कंट्रोल रख सको। कब उठना है, कब काम करना है, किसके साथ टाइम स्पेंड करना है, कब वेकेशन लेना है। यही है असली पैसा का मैजिक। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब फ्रीडम है, लेकिन मॉर्गन कहते हैं फ्रीडम का मतलब है अपने काम को पसंद से करना। अगर आपको अपना काम पसंद है और आप उसे चॉइस से करते हैं, तो आप पहले ही फ्री हो। फ्रीडम हमेशा बड़ा स्टेप नहीं होता। कभी कभी ये सिंपल चीजें होती हैं। सुबह जिम जाने का टाइम खुद डिसाइड करना, फैमिली के साथ एक्स्ट्रा वीकेंड स्पेंड करना, या जॉब छोड़कर पैशन प्रोजेक्ट शुरू करना। ये छोटे छोटे डिसीजंस ही आपको असली सेटिस्फैक्शन देते हैं। पैसा अर्न करने का अल्टीमेट गोल होना चाहिए फ्रीडम। लक्जरी टेम्पररी है, फ्रीडम परमानेंट हैप्पीनेस देता है। अपनी जिंदगी में धीरे धीरे स्मॉल फ्रीडम्स बिल्ड करो। मनी को सिर्फ चीजें खरीदने के लिए मत देखो, इसे टाइम और चॉइसेस खरीदने का टूल समझो। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि पैसा का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है अपने टाइम और चॉइसेस पर कंट्रोल। रिच होना मतलब ज्यादा चीजें रखना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जीना है। असली लक्जरी मतलब फ्रीडम। अब आइए बढ़ते हैं चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स की ओर, जहां हम जानेंगे कि लोग अक्सर दूसरों को इंप्रेस करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन सच में वो रिस्पेक्ट उन्हें कभी नहीं मिलती। दोस्तों, मान लीजिए कोई इंसान एक महंगी कार चला रहा है, तो देखने वाले सोचते हैं वाह क्या कार है, लेकिन क्या कोई ये सोचता है वाह क्या इंसान है? यही है इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया, द मैन इन द कार पैराडॉक्स। यानी लोग कभी आपके बारे में उतना एडमायर नहीं करते जितना आप सोचते हो। मॉर्गन हाउसल कहते हैं लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास लक्जरी आइटम्स होंगी, जैसे बड़ी कार, महंगा घर, ब्रांडेड कपड़े, तो लोग उन्हें एडमायर करेंगे। लेकिन सच यह है कि लोग आपकी चीजों को एडमायर करते हैं, आपको नहीं। जब कोई फेरारी देखता है तो वो ड्राइवर को एडमायर नहीं करता, बल्कि खुद इमेजिन करता है कि अगर मेरे पास फेरारी होती तो मैं कितना कूल लगता। यानी एडमिरेशन वस्तु के लिए है, व्यक्ति के लिए नहीं। बहुत से लोग रिस्पेक्ट पाने के लिए पैसे खर्च करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट कभी खरीदी नहीं जा सकती। रिस्पेक्ट आपके बिहेवियर, वैल्यूज और दूसरों के साथ आपके कंडक्ट से मिलती है। लक्जरी सिर्फ टेम्पररी अटेंशन लाती है। सेलिब्रिटीज अक्सर महंगी कार्स, जेट्स और पार्टीज दिखाकर रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, लेकिन लोग उन्हें एडमायर नहीं करते, बल्कि उनके पास जो चीजें हैं उन्हें एडमायर करते हैं। असली रिस्पेक्ट उन लोगों को मिलता है जो हम्बल और काइंड होते हैं, भले ही उनके पास लक्जरी न हो। आप लक्जरी खरीदते हैं ताकि लोग आपको एडमायर करें, लेकिन लोग लक्जरी देखकर खुद को इमेजिन करते हैं, आपको नहीं। नतीजा, आपको रिस्पेक्ट वैसे नहीं मिलती जैसी आप एक्सपेक्ट करते हो। यही है मैन इन द कार पैराडॉक्स। रिस्पेक्ट चीजों से नहीं, आपके व्यवहार से मिलती है। एडमिरेशन पाने के लिए दूसरों को वैल्यू दो, शो ऑफ मत करो। मनी को दिखावे पर वेस्ट मत करो, उसे फ्रीडम और सिक्योरिटी बनाने में लगाओ। लक्जरी टेम्पररी है, डिग्निटी परमानेंट है। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोग आपकी चीजों को एडमायर करते हैं, आपको नहीं। रिस्पेक्ट खरीदी नहीं जाती, अर्न्ड होती है। असली वेल्थ है सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी और दूसरों की नजरों में भरोसा। यानी स्टेटस सिंबल्स फेड हो जाते हैं, लेकिन आपका कैरेक्टर हमेशा चमकता है। अब आइए बढ़ते हैं चैप्टर 9 वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी की ओर, जहां हम जानेंगे कि असली दौलत वो नहीं है जो सामने दिखे,
बल्कि वो है जो हिडन है और फ्यूचर के लिए सेव्ड है। दोस्तों, जब आप किसी को एक बड़ी कार चलाते देखते हो या किसी को महंगे ब्रांडेड कपड़ों में देखते हो, तो आप सोचते हो, वाह, ये कितना अमीर है। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, असली दौलत वो नहीं है जो आप देख सकते हो, बल्कि वो है जो छुपी होती है, यानी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यही है इस चैप्टर का कोर आइडिया। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। रिच दिखने और वेल्दी होने में फर्क है। रिच दिखना, बड़ी कार्स, ब्रांडेड चीजें, सोशल मीडिया पर दिखावा। वेल्दी होना, बैंक बैलेंस, एसेट्स, पैसिव इनकम और सिक्योरिटी। बहुत बार जो लोग दिखने में रिच लगते हैं, उनके पास असल में डेट और लोन्स होते हैं। मॉर्गन कहते हैं, जब कोई महंगी कार चलाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास वेल्थ है। वेल्थ वो है जो स्पेंड नहीं किया गया, यानी आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स असली वेल्थ। कई बार असली वेल्दी लोग सिंपल लाइफ जीते हैं। सामान्य घर, नॉर्मल कपड़े, कोई शो ऑफ नहीं, लेकिन उनके बैंक अकाउंट और एसेट्स करोड़ों में होते हैं। वही फ्लैशी लाइफस्टाइल जीने वाले अक्सर कर्ज में दबे रहते हैं। लोग रिस्पेक्ट पाने के लिए विजिबल चीजों पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट लक्सुरी से नहीं, कैरेक्टर से मिलती है। दिखावा करने से वेल्थ घटती है, सेविंग और इन्वेस्टिंग करने से वेल्थ बढ़ती है। वेल्थ, सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंसेस। वेल्थ आपकी इनकम नहीं, आपके खर्च के बाद बची हुई सेविंग है। शो ऑफ मत करो। कार्स, गैजेट्स और ब्रांडेड चीजें टेम्पररी सैटिस्फैक्शन देती है। असली हैप्पीनेस फाइनेंशियल फ्रीडम से आती है। वेल्थ फ्यूचर के लिए होती है। आज की लक्सुरी टुमारो की पॉवर्टी बन सकती है, लेकिन आज की सेविंग फ्यूचर की सिक्योरिटी बनाती है। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि अमीरी वो नहीं है जो दुनिया देखती है, बल्कि वो है जो अनसीन है, यानी आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। रिच दिखने की कोशिश मत करो, वेल्दी बनने पर फोकस करो। असली दौलत सिंप्लिसिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में है। अब आइए बढ़ते हैं चैप्टर 10 सेव मनी की ओर, जहां हम जानेंगे कि पैसा बचाना क्यों सबसे अंडररेटेड स्किल है और कैसे सिंपल सेविंग हैबिट्स आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि अमीर बनने के लिए जरूरी है ज्यादा कमाना या हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स करना। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, असली सीक्रेट है पैसा बचाना, सेव मनी। क्योंकि पैसा बचाना आपकी इनकम पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपके बिहेवियर और डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। इनकम वर्सेस सेविंग्स। लाखों कमाने वाला भी कंगाल हो सकता है अगर वो बचत नहीं करता, और नॉर्मल इनकम वाला करोड़पति बन सकता है अगर वो कंसिस्टेंट सेविंग करता है। कंट्रोल। सेविंग आपको फ्रीडम देती है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जितनी ज्यादा सेविंग, उतनी ज्यादा चॉइसेस। फ्लेक्सिबिलिटी। इमरजेंसीज, जॉब लॉस या किसी भी मुश्किल समय में सेविंग्स आपका सबसे बड़ा सहारा होती है। एग्जाम्पल, एवरेज अर्नर्स हु बिकेम मिलियनर्स। अमेरिका में कई ऐसे लोग मिले हैं जो एवरेज सैलरी पर काम करके भी मिलियनर बने। कैसे? सिंपल, उन्होंने लक्सुरी पर खर्च नहीं किया, बल्कि सालों तक सेविंग और इन्वेस्टिंग की। वही बहुत से सेलिब्रिटीज करोड़ों कमा कर भी दिवालिया हो गए, क्योंकि उन्होंने सेव करना नहीं सीखा। मैं ज्यादा कमाऊंगा तब सेव करूंगा। गलत। सेविंग हमेशा स्मॉल अमाउंट से शुरू होती है। सेविंग बोरिंग है। गलत। सेविंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है, यही अल्टीमेट एक्साइटमेंट है। इन्वेस्टिंग ही सब कुछ है। गलत। इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी फाउंडेशन है सेविंग। एक्सपेंसेस कंट्रोल करो। आपकी इनकम कितनी भी हो, सेविंग तभी पॉसिबल है जब खर्च कम हो। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। जैसे जैसे इनकम बढ़े, वैसे वैसे खर्च मत बढ़ाओ। सेव फर्स्ट, स्पेंड लेटर। सैलरी मिलते ही पहले सेविंग करो, फिर खर्च प्लान करो। इमरजेंसी फंड बनाओ। कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस जितनी सेविंग बैंक में होनी चाहिए। तो दोस्तों,
इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि अमीर बनने का असली फॉर्मूला है कमाई प्लस सेविंग प्लस पेशेंस। इनकम बड़ी हो या छोटी, अगर सेविंग हैबिट स्ट्रांग है तो आप सिक्योर हो। पैसा बचाना सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल और बिहेवियर है। रिमेंबर, वेल्थ इज हिडन इन योर सेविंग्स, नॉट इन योर स्पेंडिंग। अब आइए बढ़ते हैं चैप्टर 11 रीजनेबल रैशनल की ओर, जहां हम जानेंगे कि पैसे के डिसीजंस लेते समय हमेशा परफेक्टली लॉजिकल होना जरूरी नहीं है। कभी कभी रीजनेबल होना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। दोस्तों, पैसे के मामले में लोग अक्सर कहते हैं हमेशा लॉजिकल बनो, हर डिसीजन रैशनल होना चाहिए। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं पैसा संभालने के लिए हमेशा रैशनल होना जरूरी नहीं, कभी कभी रीजनेबल होना ज्यादा स्मार्ट होता है। यानी परफेक्ट लॉजिक से ज्यादा प्रैक्टिकल कॉमन सेंस काम करता है। रैशनल मतलब 100% लॉजिकली करेक्ट डिसीजन, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। रीजनेबल मतलब ऐसा डिसीजन लेना जो आपके लिए प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल हो। एग्जाम्पल, रैशनल कहता है कि मैक्सिमम रिटर्न के लिए अपना 100% पैसा स्टॉक मार्केट में लगाओ। लेकिन रीजनेबल कहता है थोड़ा स्टॉक, थोड़ा एफडी, थोड़ा कैश, ताकि आप पीसफुली सो सको। ह्यूमन इमोशंस, हम मशीन्स नहीं हैं। अगर इन्वेस्टमेंट आपको रात भर जगाए रखे तो वो आपके लिए सही नहीं। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, परफेक्ट लॉजिक शॉर्ट टर्म में काम कर सकता है, लेकिन रीजनेबल डिसीजंस ही आपको लॉन्ग टर्म में टिकाए रखते हैं। प्रैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखना जरूरी है। रैशनल कैलकुलेशन कहती है कि आप मैक्सिमम रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करो ताकि ज्यादा रिटर्न्स मिले। लेकिन रीजनेबल प्लान है इक्विटी प्लस डेट प्लस कैश मिक्स रखो, ताकि डाउनटर्न्स में भी आपका पोर्टफोलियो सर्वाइव करे। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, शॉर्ट टर्म मैक्सिमम गेन। रैशनल कहता है कार लोन लो इंटरेस्ट पर लेना और पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्मार्ट है। रीजनेबल कहता है लोन फ्री होकर मेंटल पीस लेना भी उतना ही वैल्यूएबल है। पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, इमोशंस और कंफर्ट भी मैटर करते हैं। लॉन्ग टर्म टिके रहना परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। अपने लिए ऐसा सिस्टम बनाओ जो सस्टेनेबल लगे, ना कि स्ट्रेसफुल। थोड़े कम रिटर्न्स एक्सेप्ट कर लो अगर उससे पीस और स्टेबिलिटी मिलती है। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि पैसे के डिसीजंस हमेशा रैशनल नहीं, रीजनेबल होने चाहिए। प्रैक्टिकल कंफर्ट और पीस परफेक्ट लॉजिक से ज्यादा वैल्यूएबल है। इन्वेस्टिंग का अल्टीमेट गोल सिर्फ वेल्थ नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और मेंटल पीस है। अब आइए बढ़ते हैं चैप्टर 12 सरप्राइज की ओर, जहां हम जानेंगे कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में बिगेस्ट रिस्क और बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीजों से आती है। दोस्तों, सोचिए अगर कोई आपसे पूछे 20 साल बाद दुनिया कैसी होगी, मार्केट कहां खड़ा होगा, टेक्नोलॉजी कैसी दिखेगी, क्या आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हैं? मॉर्गन हाउसल कहते हैं फाइनेंस और लाइफ की सबसे बड़ी सर्टेनिटी है अनसर्टेनिटी। यानी असली दुनिया हमेशा सरप्राइजेस से भरी होती है। लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए पास्ट डेटा पर भरोसा करते हैं, लेकिन सच यह है कि हर नया क्राइसिस अलग होता है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 का पैंडेमिक, दोनों बिल्कुल अलग थे। लेसन, फ्यूचर को पास्ट कॉपी करके समझना खतरनाक है। दुनिया की सबसे बड़ी घटनाएं कभी प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। वर्ल्ड वॉर, ग्रेट डिप्रेशन, 9/11 अटैक, कोविड-19 पैंडेमिक, ये सबने दुनिया की इकोनॉमी बदल दी, लेकिन कोई भी इन्हें पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी गिरावट और सबसे बड़ी तेजी हमेशा सरप्राइज से आती है। एग्जाम्पल, 2008 क्रैश ने ट्रिलियंस वाइप कर दिए, लेकिन 2009 से 2020 में हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट बुल रन हुआ। मॉरल, प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है, तैयार रहना पॉसिबल है। हम उन रिस्क से नहीं डरते जिन्हें हम जानते हैं। हमें डर और नुकसान हमेशा उन चीजों से होता है जो अनएक्सपेक्टेड आती है। एग्जाम्पल, अगर आपको पता हो कि ट्रैफिक जैम लगेगा,
तो आप टाइम पर निकलते हो। लेकिन अगर अचानक एक्सीडेंट हो जाए, वही आपकी लाइफ डिस्टर्ब करता है। एक्सपेक्ट सरप्राइजेस। फाइनेंस और लाइफ दोनों में अनएक्सपेक्टेड को नॉर्मल मानो। बी फ्लेक्सिबल। रिजिड प्लान मत बनाओ, अडेप्टेबल बनो। डोंट ओवर प्रिडिक्ट। लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल और अडेप्टेबिलिटी प्रिडिक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हमेशा इमरजेंसी फंड और रिस्क मैनेजमेंट रखो। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि फ्यूचर हमेशा सरप्राइज से भरा होता है। पास्ट डेटा हेल्पफुल है, लेकिन फाइनल ट्रूथ नहीं। सबसे बड़े रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज वो होते हैं जिन्हें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए परफेक्ट प्रिडिक्शंस मत खोजो, बल्कि अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को अपना स्ट्रेंथ बनाओ। अब आइए बढ़ते हैं चैप्टर 13 रूम फॉर एरर की ओर, जहां हम जानेंगे कि पैसे और इन्वेस्टमेंट्स में हमेशा थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों जरूरी है। दोस्तों, अगर आप प्लेन में बैठे और पायलट बोले, ये प्लेन 99% सेफ है, बस 1% चांस क्रैश का है, तो क्या आप उस प्लेन में बैठना चाहोगे? लाइफ और फाइनेंस में भी यही रूल है। नो मैटर कितनी भी प्लानिंग कर लो, हमेशा अनसर्टेनिटीज रहती है, और इन्हीं से बचने के लिए चाहिए रूम फॉर एरर, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इन्वेस्टमेंट में प्रेडिक्शन कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। इकोनॉमी अनप्रिडिक्टेबल है, मार्केट कभी भी गिर सकता है। अगर आप बिना मार्जिन के चलते हो, तो एक छोटा सा झटका भी आपको पूरी तरह गिरा सकता है। एक इंजीनियर अगर ब्रिज बनाता है तो उसमें 2-3x सेफ्टी मार्जिन रखता है। कार मैन्युफैक्चरर्स भी ब्रेक्स और एयरबैग्स एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए बनाते हैं। वैसे ही इन्वेस्टिंग और फाइनेंस में भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूरी है। अगर आपका मंथली खर्च 40,000 रुपए है, तो आपके पास 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कभी भी ऐसा मत मानो कि ये कंपनी कभी फेल नहीं होगी। हमेशा मानकर चलो कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, और उसके लिए सेफ्टी कुशन रेडी रखो। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स दिवालिया हो गए, क्योंकि उन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रखा। उन्होंने अज्यूम कर लिया कि मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, लेकिन एक क्रैश ने सब कुछ मिटा दिया। इमरजेंसी फंड बनाओ, कम से कम 6 से 12 महीने के खर्च जितना। इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई करो, सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ। डेट कम रखो, ओवर लेवरेज सबसे बड़ा खतरा है। बी हम्बल, मानकर चलो कि आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि लाइफ और मनी दोनों में अनसर्टेनिटीज नॉर्मल है। सर्वाइवल और स्टेबिलिटी के लिए हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना जरूरी है। वेल्थ सिर्फ हाई रिटर्न से नहीं बनती, बल्कि लॉन्ग टर्म टिके रहने से बनती है। रिमेंबर कि सावधानी ही असली स्मार्टनेस है। अब आइए बढ़ते हैं चैप्टर 14 यूल चेंज की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे टाइम के साथ हमारी प्रायोरिटीज और गोल्स बदलते हैं, और क्यों फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखना जरूरी है। दोस्तों, सोचिए, आपके 18 साल की एज में क्या ड्रीम्स थे, और अब 30 या 40 की उम्र में आपके गोल्स वही हैं? शायद नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हम सब बदलते हैं। हमारी प्रायोरिटीज, हमारी सोच और हमारे फाइनेंशियल गोल्स समय के साथ बदल जाते हैं। यही है चैप्टर 14 का कोर मैसेज, यूल चेंज। जो आप आज चाहते हो, जरूरी नहीं कि 10-20 साल बाद भी वही चाहो। एग्जाम्पल, 20 साल की उम्र में लोग लक्सुरी और एक्सपीरियंसेस चाहते हैं। 40 साल की उम्र में फोकस फैमिली, स्टेबिलिटी और रिटायरमेंट पर शिफ्ट हो जाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग मान लेते हैं कि आज का गोल हमेशा सेम रहेगा। बहुत से लोग लॉटरी जीतकर अचानक करोड़पति बन जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब उनकी लाइफ सेटल है, लेकिन कुछ साल बाद उनकी सोच और लाइफस्टाइल बदल जाती है, और बहुत से लोग फिर गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि उनका टुडे सेल्फ ही उनका फ्यूचर सेल्फ रहेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग रिजिड नहीं होनी चाहिए। आपको मानकर चलना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटीज बदलेंगी,
आज आप रिस्क लेना चाहते हो, लेकिन 10 साल बाद सेफ्टी और सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसलिए फाइनेंशियल प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखना जरूरी है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन। इसका मतलब है कि लोग मानते हैं कि उन्होंने चेंज करना बंद कर दिया है, लेकिन सच ये है कि चेंज कभी खत्म नहीं होता। एग्जाम्पल, 18 साल का लड़का सोचता है मैं अब मैच्योर हूं। 30 साल का आदमी सोचता है अब मेरी प्रायोरिटीज फिक्स है, लेकिन 50 साल पर पहुंचकर उसे एहसास होता है कि वो फिर बदल गया। फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्लेक्सिबल बनो, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ, लेकिन उन्हें टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिजिड मत रखो, चेंज को एक्सेप्ट करो, क्योंकि यही नेचुरल है। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी सोच, हैबिट्स और गोल्स समय के साथ बदलते रहते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी सबसे जरूरी है। आज जो सही है वो फ्यूचर में गलत भी हो सकता है। रिमेंबर, सक्सेस का सीक्रेट है अडेप्टेबिलिटी। अब आइए बढ़ते हैं चैप्टर 15 नथिंग्स फ्री की ओर, जहां हम जानेंगे कि हर चीज की एक कीमत होती है और फाइनेंस की दुनिया में सबसे बड़ी कॉस्ट है रिस्क और अनसर्टेनिटी। दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है, चाहे वो लक्जरी हो, सक्सेस हो या फाइनेंशियल रिटर्न्स। हर चीज की कोई न कोई कीमत होती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे की दुनिया में सबसे बड़ी कॉस्ट है रिस्क और अनसर्टेनिटी। यही है इस चैप्टर का कोर आइडिया, नथिंग्स फ्री। जब भी आप हाई रिटर्न्स वाली इन्वेस्टमेंट चाहते हो, तो उसका हिडन प्राइस होता है वॉलेटिलिटी और रिस्क। एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में एवरेज 10% रिटर्न मिलता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसमें बड़ी गिरावट, क्रैश भी आती है। यानी ये 10% रिटर्न फ्री नहीं है, उसके बदले आपको मार्केट की अप्स और डाउन सहनी पड़ती है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में लाखों लोग डर के मारे अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच बैठे। जिन्होंने पैनिक में बेच दिया उन्होंने लॉस लिया, जिन्होंने रिस्क और गिरावट सह ली वही लॉन्ग टर्म विनर्स बने। लेसन, मार्केट रिटर्न्स फ्री लंच नहीं है, उनकी कॉस्ट है अनसर्टेनिटी और पेशेंस। हर अचीवमेंट की कोई कीमत होती है। फिटनेस की कीमत है डिसिप्लिन और मेहनत। करियर सक्सेस की कीमत है टाइम, एफर्ट और सैक्रिफाइसेस। वेल्थ की कीमत है पेशेंस और रिस्क सहना। अगर आप कीमत नहीं चुकाना चाहते तो रिवॉर्ड पाने का हक भी नहीं रखते। मॉर्गन कहते हैं, रिस्क को फाइन, सजा मत समझो, बल्कि फीस समझो जो आपको सक्सेस पाने के लिए देनी पड़ती है। एग्जाम्पल, अगर जिम जाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको वॉलेटिलिटी सहनी पड़ेगी। ये सक्सेस की एंट्री फी है। हाई रिटर्न्स फ्री नहीं आते, उनकी कीमत रिस्क है। पेशेंस सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्किल है। फियर और पैनिक में मत बेचो, यही सबसे बड़ी गलती है। हर सक्सेस की हिडन कॉस्ट होती है, उसे एक्सेप्ट करो। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि फाइनेंस और लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं है। रिटर्न्स की कीमत रिस्क है, सक्सेस की कीमत सैक्रिफाइस है। रिस्क को पनिशमेंट मत समझो, उसे प्राइस ऑफ एडमिशन समझो। रिमेंबर, अगर आप कीमत चुकाने को तैयार नहीं तो रिवॉर्ड पाने का सपना भी मत देखो। अब आइए बढ़ते हैं चैप्टर 16 यू एंड मी की ओर, जहां हम जानेंगे कि हर इंसान के फाइनेंशियल गोल्स और डिसीजंस अलग होते हैं और हमें दूसरों से तुलना क्यों नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है, कोई कहता है कि स्टॉक मार्केट डेंजरस है, तो कोई कहता है कि यह सबसे सेफ जगह है। कोई कहता है कि घर खरीदना बेवकूफी है, तो कोई कहता है कि यह बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो इतना फर्क क्यों? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इसका कारण है यू एंड मी, यानी हर इंसान की फाइनेंशियल सोच अलग है, क्योंकि उसकी लाइफ, गोल्स और सर्कमस्टेंसेस अलग है। एक 25 साल का युवा स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिस्क ले सकता है, क्योंकि उसके पास टाइम है रिकवर करने का। लेकिन 60 साल का रिटायर होने वाला इंसान
वही रिस्क कभी नहीं लेगा, क्योंकि उसे स्टेबिलिटी चाहिए। यानी एक ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग हो सकता है। कोई कहता है कि घर मत खरीदो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। लेकिन किसी और के लिए घर फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मेंटल पीस है। सही या गलत डिसीजन इस पर डिपेंड करता है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, रिटर्न्स या सिक्योरिटी। बहुत से लोग सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनकी खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट का पेशेंस और कैपिटल बेस अलग है। वही स्ट्रैटेजी एक नॉर्मल इंसान के लिए रिस्की हो सकती है। इसलिए दूसरों को ब्लाइंडली फॉलो करना खतरनाक है। अपनी सिचुएशन समझो। हर फाइनेंशियल डिसीजन पर्सनल होता है। कंपैरिजन मत करो। दूसरों की वेल्थ देखकर स्ट्रेस मत लो। डिफाइन योर ओन गोल्स। सिक्योरिटी चाहिए या ग्रोथ, ये खुद तय करो। रिस्पेक्ट डिफरेंसेस। दूसरों के चॉइसेस को गलत मत कहो। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि फाइनेंस डीपली पर्सनल है। हर इंसान की प्रायोरिटीज, उम्र, फैमिली और गोल्स अलग है। इसलिए जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए गलत हो सकता है, और ये नॉर्मल है। रिमेंबर, मनी इज नेवर जस्ट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट यू एंड मी। अब आइए बढ़ते हैं चैप्टर 17 द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों लोग हमेशा नेगेटिव न्यूज और पेसिमिज्म से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और ये हमारी फाइनेंशियल सोच को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है, जब कोई कहता है मार्केट ऊपर जाएगा तो लोग थोड़ी देर सुनते हैं, लेकिन जब कोई कहता है मार्केट क्रैश होने वाला है, लोग तुरंत पैनिक में आ जाते हैं। क्यों? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इसका कारण है पेसिमिज्म की ताकत। नेगेटिव न्यूज लोगों को ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती है, क्योंकि डर इंसान की सबसे पावरफुल इमोशन है। ऑप्टिमिज्म अक्सर बोरिंग लगता है, जैसे स्लो ग्रोथ, स्टेडी प्रोग्रेस। लेकिन पेसिमिज्म ड्रामेटिक लगता है, जैसे क्रैश होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ह्यूमन ब्रेन एवोल्यूशन से प्रोग्राम्ड है रिस्क को ज्यादा सीरियसली लेने के लिए। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमें डेंजर पर ज्यादा ध्यान देने पर मजबूर करती है। न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया नेगेटिव हेडलाइंस दिखाते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा क्लिक्स और व्यूज लाती है। एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट में स्टेडी ग्रोथ, बोरिंग लगेगा। स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है, लोग तुरंत क्लिक करेंगे। यही वजह है कि फाइनेंशियल मीडिया अक्सर नेगेटिव बायस रखता है। यूं स्टॉक मार्केट पिछले 100 सालों में एवरेज 10x से ज्यादा ग्रो हुआ है, लेकिन बीच बीच में कई बार क्रैशेस भी आए। प्रॉब्लम यह है कि लोग लॉन्ग टर्म ग्रोथ इग्नोर कर देते हैं और शॉर्ट टर्म पेसिमिज्म में फंस जाते हैं। मॉर्गन कहते हैं, लॉन्ग टर्म में दुनिया जनरली बेटर होती जाती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमेशा प्रॉब्लम्स, रिस्क्स और पेसिमिज्म दिखते रहते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही है जो शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी को टॉलरेट कर सके और लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म पर भरोसा रखे। नेगेटिव न्यूज से ओवर रिएक्ट मत करो। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करो, लेकिन लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म बनाए रखो। इन्वेस्टिंग पेशेंस प्लस ऑप्टिमिज्म। मीडिया के पैनिक हेडलाइंस को फिल्टर करना सीखो। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि नेगेटिव न्यूज हमेशा ज्यादा आकर्षक होती है। पेसिमिज्म टेम्पररी है, लेकिन ऑप्टिमिज्म परमानेंट ग्रोथ लाता है। अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी को इग्नोर करना सीखो। रिमेंबर, ऑप्टिमिस्ट्स चेंज द वर्ल्ड, पेसिमिस्ट्स साउंड स्मार्ट बट रेयरली गेट रिच। अब आइए बढ़ते हैं चैप्टर 18 व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे डर, लालच और उम्मीद की वजह से लोग फाइनेंशियल दुनिया में आसानी से धोखा खा जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने देखा है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग कहते हैं, ये तो बस शुरुआत है, अब तो हम सब अमीर बनेंगे। और जब मार्केट नीचे गिरता है तो लोग कहते हैं, सब खत्म हो गया, अब कभी रिकवरी नहीं होगी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंस की दुनिया में लोग अक्सर वही मान लेते हैं जो उनके होप,
फियर और इमोशंस को सूट करता है। यानी व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग। ह्यूमन ब्रेन लॉजिकल नहीं, इमोशनल है। जब पैसा दाव पर लगा हो तो लोग जल्दी से क्विक आंसर्स ढूंढते हैं, और ऐसे समय में वो किसी भी चीज पर विश्वास कर लेते हैं, भले ही वो गलत हो। 1990 के दशक में इंटरनेट का बूम आया। हर कंपनी जिसने अपने नाम में .com लगा लिया, उसके शेयर स्काईरॉकेट कर गए। लोग मान बैठे कि हर इंटरनेट कंपनी करोड़ों कमाएगी, पर हकीकत ये थी कि 90% कंपनीज लॉस में थी। नतीजा, 2000 में .com बबल बर्स्ट हुआ और लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। लेसन, लोग वही बिलीव करते हैं जो उनकी उम्मीदों और लालच से मैच करता है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में लोग डर के मारे मार्केट से बाहर भागे। उन्होंने बिलीव कर लिया कि सिस्टम खत्म हो गया है, लेकिन कुछ साल बाद मार्केट रिकवर हो गया और नए हाइज बनाए। मॉरल ऑफ स्टोरी, डर इंसान को उतना ही धोखा देता है जितना लालच। ग्रीड, जल्दी अमीर बनने की चाह। फियर, नुकसान से बचने का डर। लोग अच्छी स्टोरीज पर ज्यादा भरोसा करते हैं, डेटा पर नहीं। एग्जाम्पल, अगर कोई बोले ये स्टॉक 1 साल में डबल होगा, लोग उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई कहे ये कंपनी की अर्निंग्स धीरे धीरे ग्रो कर रही है, बोरिंग लगता है। स्टोरीज को डेटा से अलग करना सीखो। ग्रीड और फियर के टाइम पर खुद को कंट्रोल करो। हर चीज पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, रिसर्च करो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो, शॉर्ट टर्म हाइप से बचो। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि लोग फाइनेंस में अक्सर वही बिलीव करते हैं जो उनकी होप्स और फियर्स को सूट करता है। ग्रीड और फियर सबसे बड़े इल्यूशंस बनाते हैं। अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हो तो हाइप और इमोशन से दूर रहो। सिर्फ फैक्ट्स और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पर भरोसा करो। अब आइए बढ़ते हैं चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ की ओर, जहां हम जानेंगे कि इस किताब के सारे लेसन्स को कैसे जोड़कर एक कंप्लीट फाइनेंशियल माइंडसेट बनाया जा सकता है। दोस्तों, अब तक हमने इस किताब के अलग अलग चैप्टर से कई पावरफुल लेसन सीखे हैं। लक और रिस्क से लेकर कंपाउंडिंग, फ्रीडम, सेविंग और पेसिमिज्म तक। लेकिन सवाल है, इन सारे लेसन्स को एक साथ कैसे जोड़ा जाए और इनसे एक कंप्लीट फाइनेंशियल माइंडसेट कैसे बने? यही है चैप्टर 19 का मकसद, ऑल टुगेदर नाउ। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी, पेशेंस, ह्यूमिलिटी और अडेप्टेबिलिटी का मिक्स है। अब तक की सबसे बड़ी लर्निंग्स को सम अप करते हैं। एक, नो वंस क्रेजी, हर इंसान की फाइनेंशियल चॉइसेस उसके एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करती है। 2, लक, रिस्क, सक्सेस और फेलियर दोनों में किस्मत और जोखिम का रोल होता है। 3, नेवर इनफ, लालच कभी खत्म नहीं होता, सैटिस्फैक्शन ही असली वेल्थ है। 4, कंपाउंडिंग, पेशेंस सबसे बड़ी ताकत है। 5, गेटिंग वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, कमाने और बचाने की स्किल्स अलग होती है। 6, टेल्स यू विन, करियर विंस आपकी लाइफ बदल देती है। 7, फ्रीडम, पैसे का अल्टीमेट रिवॉर्ड है अपनी लाइफ पर कंट्रोल। 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स, वो लोग आपकी चीजों को एडमायर करते हैं, आपको नहीं। 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, असली दौलत सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स है। 10, सेव मनी, इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेविंग बिहेवियर। 11, रीजनेबल, रैशनल, प्रैक्टिकल होना परफेक्ट लॉजिक से ज्यादा स्मार्ट है। 12, सरप्राइज, फ्यूचर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होगा। 13, रूम फॉर एरर, हमेशा सेफ्टी मार्जिन रखना जरूरी है। 14, यूल चेंज, हमारी प्रायोरिटीज समय के साथ बदलती है। 15, नथिंग्स फ्री, तो हर रिवॉर्ड की कीमत होती है, रिस्क और पेशेंस। 16, यू एंड मी, हर इंसान की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। 17, सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, नेगेटिव न्यूज ज्यादा आकर्षित करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑप्टिमिज्म से आती है। 18, व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग, ग्रीड और फियर में लोग गलत चीजों पर भी विश्वास कर लेते हैं। अगर आप इन सारे लेसन्स को एक साथ रखो तो एक सिंपल फॉर्मूला बनता है। वेल्थ बनाने के लिए चाहिए पेशेंस प्लस सेविंग प्लस कंपाउंडिंग,
वेल्थ टिकाने के लिए चाहिए ह्यूमिलिटी प्लस सेफ्टी मार्जिन प्लस फ्लेक्सिबिलिटी। हैप्पीनेस के लिए चाहिए फ्रीडम प्लस सैटिस्फैक्शन प्लस बैलेंस। एक मनी इज अ टूल नॉट अ गोल। पैसे को सिर्फ चीजें खरीदने का साधन मत समझो, इसे चॉइसेस और फ्रीडम खरीदने का टूल समझो। 2. फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म नॉइज इग्नोर करो, पेशेंस रखो। 3. स्टे हम्बल एंड अडेप्टेबल। लक और रिस्क दोनों को एक्सेप्ट करो। 4. सेव मोर स्पेंड लेस। दिखावा छोड़ो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को प्राथमिकता दो। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि पैसा नंबर से ज्यादा साइकोलॉजी है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि रीजनेबल होना है। वेल्थ सिर्फ अक्यूमुलेट करना नहीं, बल्कि उसे टिकाना और एंजॉय करना भी है। रिमेंबर, असली अमीरी वो है जो आपको फ्रीडम और पीस दे। अब आइए चलते हैं इस किताब के आखिरी हिस्से, चैप्टर 20 कन्फेशंस की ओर, जहां मॉर्गन हाउसल अपनी पर्सनल मनी फिलॉसफी और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। दोस्तों, अब तक इस किताब में हमने पैसे की साइकोलॉजी के अलग अलग पहलुओं को समझा, लेकिन अब आखिरी चैप्टर में खुद लेखक मॉर्गन हाउसल अपनी पर्सनल मनी फिलॉसफी और कुछ रियल लाइफ कन्फेशंस शेयर करते हैं। यानी वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में पैसे के बारे में क्या सीखा और किस तरह वो खुद अपनी वेल्थ और हैप्पीनेस को मैनेज करते हैं। मॉर्गन कहते हैं, मैं खुद भी कोई परफेक्ट इन्वेस्टर नहीं हूं। मैंने भी फाइनेंशियल मिस्टेक्स की हैं, लेकिन इन एक्सपीरियंसेस ने मुझे सिंपल और प्रैक्टिकल लेसन सिखाए। मॉर्गन कहते हैं कि वो कभी भी मैक्सिमम रिटर्न्स कैप्चर करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागने से ज्यादा रिस्क आता है। उनका गोल सिंपल है, रीजनेबल रिटर्न्स प्लस लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। उनके लिए पैसा सिर्फ लक्ष्युरी खरीदने का टूल नहीं है। असली वेल्थ उनके लिए है फैमिली के साथ टाइम बिताना, अपने काम को अपने टर्म्स पर करना और लाइफ में चॉइसेस रखना। यानी फ्रीडम उनके लिए सबसे बड़ी लक्ष्युरी है। मॉर्गन मानते हैं कि कंपैरिजन ही डिसैटिस्फैक्शन की जड़ है। वो अपनी फाइनेंशियल जर्नी दूसरों से नहीं, बल्कि अपने गोल्स और कंफर्ट से मेजर करते हैं, चाहे सेविंग हो या इन्वेस्टिंग। मॉर्गन हमेशा कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। मॉर्गन कहते हैं, फाइनेंस कॉम्प्लेक्स दिखाने की जरूरत नहीं। सिंपल हैबिट्स, सेविंग, पेशेंस, कंपाउंडिंग, यही असली फॉर्मूला है। मनी का अल्टीमेट पर्पस है, एक, फ्रीडम, अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जीना। 2, सिक्योरिटी, फैमिली और फ्यूचर को सेफ रखना। 3, हैप्पीनेस, संतोष और पीस पाना। और ये सब नंबर से नहीं, बल्कि बिहेवियर और माइंडसेट से आता है। तो दोस्तों, इस आखिरी चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि ऑथर खुद भी परफेक्ट नहीं है। उन्होंने भी मिस्टेक्स की हैं, लेकिन उन्होंने सीखा कि पैसे का असली पर्पस लक्ष्युरी नहीं, बल्कि फ्रीडम, सिक्योरिटी और हैप्पीनेस है। तो दोस्तों, ये थी मॉर्गन हाउसल की शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की पूरी समरी। हमने सीखा कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि पेशेंस, बिहेवियर और माइंडसेट का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए इस किताब से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। और हाँ, चैनल हिंदी ऑडियो बुक बाय सैयद को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हर नई ऑडियो बुक समरी सबसे पहले मिले। शुक्रिया। मिलते हैं अगली किताब की समरी में।